तो अब आगे चलते हैं रक्त दाब के बारे में। रक्त दाब क्या होता है? ब्लड प्रेशर नाम सुना होगा तुम सबने कि लोग कहते हैं हमको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, या कोई कहता है हमारा ब्लड प्रेशर घट गया था। तो ये सुना है ना, ब्लड प्रेशर क्या चीज होती है? तो ये ब्लड प्रेशर है क्या, क्या चीज होती है ब्लड प्रेशर? ये कभी सोचा है? हाँ, अभी हमने तुमको थोड़ा सा तो अभी बताया है कि जब निलय सिकुड़ता है, हाँ, रक्त जो नलिकाओं में बहता है वो एक दबाव के अंतर्गत बहता है, इसको हम कहते हैं रक्त दाब। और ये दाब घटता बढ़ता रहता है। जब निलय संकुचित होता है, जब निलय दबता है, तब जो नलिकाएं होती हैं, धमनियां शिराएं जो होती हैं, उनमें दबाव बढ़ जाता है। और जब निलय शिथिल होता है, यानी जब आलिंद दबता है, जब आलिंद दबता है तो क्या होता है कि निलय शिथिल पड़ जाता है। जब निलय शिथिल पड़ जाता है, यानी जब निलय फूलता है, तो उस स्थिति में धमनियों में दबाव कम हो जाता है। उसके बाद फिर निलय सिकुड़ता है एक बार, फिर दबाव बढ़ जाता है। उसके बाद फिर शिथिल होता है, भाई एक बार दबेगा कस के और फिर शिथिल हो जाएगा, फिर कस के दबेगा फिर शिथिल हो जाएगा। तो एक बार दबाव बढ़ेगा धमनियों में, एक बार घट जाएगा, फिर बढ़ेगा फिर घट जाएगा। तो ये काम क्रम से होता रहता है, ठीक है। तो रुधिर जो होता है वो बंद नलिकाओं में बहता है। जब इसे हृदय के द्वारा पंप किया जाता है तो धमनियों की दीवारों पर एक दबाव पड़ता है। इसी दबाव को हम कहते हैं रुधिर दाब या रक्त दाब। अब क्योंकि ये दबाव घटता बढ़ता रहता है तो ये दाब भी दो प्रकार का होगा। जब निलय संकुचित होता है तो इसको हम कहते हैं प्राकुंचन की स्थिति। इस क्रिया को कहते हैं प्राकुंचन। निलय के संकुचित होने की जो स्थिति होती है उसको कहते हैं हम प्राकुंचन। और इस समय दबाव जो होता है वो ज्यादा होता है। जब निलय संकुचित होगा तो दबाव ज्यादा होगा नलिकाओं में, जो नलिकाएं हैं उन नलिकाओं की दीवारों पर दबाव ज्यादा पड़ेगा, तो इसको कहते हैं प्राकुंचन दाब। ठीक, इस स्थिति को कहते हैं प्राकुंचन। रुधिर दाब, ठीक। तो प्राकुंचन दाब, पहला दाब हो गया प्राकुंचन दाब। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिस्टोल या सिस्टोलिक प्रेशर। और जब निलय शिथिल होता है तो उस दबाव को कहते हैं, वो दबाव घट जाता है, उसको कहते हैं अनुशिथिलन दाब। अनुशिथिलन दाब, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डायस्टोल। तो दो प्रकार के दाब होते हैं, एक होता है प्राकुंचन दाब और एक होता है अनुशिथिलन दाब। और एक प्राकुंचन और एक अनुशिथिलन को मिला करके हृदय की एक बीट कहते हैं, या स्पंदन, एक स्पंद कहते हैं हृदय का। यानी एक बार आलिंद सिकुड़े, संकुचित हो तो रक्त कहां जाएगा? निलय में। फिर निलय संकुचित हो तो रक्त बाहर निकल जाए। तो ये क्या कहलाएगा? इतना क्या कहलाएगा? एक बीट, हार्ट की एक बीट कहलाएगी या एक स्पंद कहलाएगा। तो इसी प्रकार से हार्ट जो है वो एक मिनट में कितने स्पंद करता है? 72 से 80। स्वस्थ मनुष्य में हृदय की जो बीट होती है, स्पंदन दर होती है, वो होती है 72 से 80 प्रति मिनट। ठीक। तो ये जो दबाव होता है ये दो प्रकार का होता है, प्राकुंचन दाब और अनुशिथिलन दाब। सामान्य मनुष्य का जो प्राकुंचन दाब होता है वो होता है 120 मिलीमीटर मरकरी, पारा। एचजी माने पारा, ठीक। कितने एमएम एचजी तुमने देखा होगा, डॉक्टर लोग यहाँ पर बांध देते हैं ब्लड प्रेशर नापने के लिए, और उसके बाद फिर एक गुब्बारे जैसा होता है उसको दबाते हैं रबड़ को, उसके इसमें हवा भर जाती है और हवा भरने पर क्या होता है, यहाँ से जो नलिका है वो बंद हो जाती है, दबाव पड़ता है वो नलिका बंद हो जाती है, तुम्हारे इस हाथ के नीचे हिस्से में रुधिर का बहना बंद हो जाता है। ब्लड प्रेशर नपवाया कभी किसी ने? नो सर।
तो नपवा के देख लेना कभी। यहाँ पर जो पट्टा जैसा पहना देते हैं, लपेट देते हैं, फिर उसमें हवा भरते हैं। हवा भरने से क्या होता है, वो कस जाता है, खूब टाइट हो जाता है। टाइट होने से क्या होता है, यहाँ से नलिकाएं दबा दी जाती है कस के। जब नलिका कस के दब जाती है तो नीचे के हिस्से में रक्त जाना बंद हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर वो अपना स्टेथोस्कोप यानी आला जो होता है वो रखते हैं इस जगह पर, और कान में लगा करके और फिर हवा धीरे धीरे निकालते हैं। ये पूरी मशीन जो होती है इसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी ब्लड प्रेशर नापने वाली जो मशीन होती है उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो जब उसमें वो हवा भरते हैं तो देखते हैं सामने जो नली रखी होती है उसमें एक ऐसे करके डिब्बा होता है, उसके ऊपर एक ऐसे करके इसमें वो लगा होता है, इसमें पारा चढ़ता चला जाता है ऊपर। तुम देखते हो एक नली होती है उसमें बीच में लगी होती है, उस नली में पारा ऊपर चढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है हाथ में वैसे पारा ऊपर चढ़ता चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके हवा को निकालते हैं वो। और जब ढीला करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दबाव धीरे धीरे कम होगा। जब दबाव कम होगा तो एक स्थिति ऐसी आती है कि रक्त बहना शुरू कर देता है। अभी जो रोक दिया गया था यहाँ पर दबाव डाल करके रक्त का बहाव रोक दिया गया था नीचे के हिस्से में, वो बहना शुरू होता है। जहां पर रक्त बहना शुरू होता है वहीं पर वो आला लगा करके स्टेथोस्कोप लगा करके सुनते रहते हैं। जैसे ही बहना शुरू होता है वो अपनी रीडिंग पारे पर यहाँ पर रीडिंग नोट कर लेते हैं कहां पर है। तो वो कितनी होती है, 120। स्वस्थ मनुष्य के लिए वो रीडिंग होनी चाहिए 120। फिर धीरे धीरे करके हवा निकालते जाते हैं, धीरे धीरे करके एक स्थिति ऐसी आती है कि आवाज बहने की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है। तो जब बहने की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है तब वो रीडिंग नोट कर लेते हैं। तब मान लो पारा यहाँ तक आ गया, नीचे उतर के यहाँ पर 120 बता, अब यहाँ पर आ गया 80 पर। तो स्वस्थ मनुष्य के लिए जो अनुशीतलन दाब होता है वो होता है 80 mm Hg। Hg मतलब पारा, पारे का सूत्र होता है Hg, मरकरी का। पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना। तो एक सामान्य मनुष्य के लिए जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, 120/80। डॉक्टर लोग ऐसे ही लिखते हैं पर्चे पर। यस सर। ये गिनतियां कम ज्यादा हो सकती हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है तो ये गिनतियां कम ज्यादा हो सकती है। बड़ी गिनती पहले लिखी जाएगी, छोटी गिनती बाद में लिखी जाएगी। पहले वाली को कहते हैं प्राकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरी वाली गिनती को कहते हैं अनुशीतलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, स्वस्थ मनुष्य के लिए रक्तदाब कितना होता है, 120/80, यानी 120 उसका प्राकुंचन दाब होता है और 80 mm जो होता है वो उसका अनुशीतलन दाब होता है। आई बात समझ में। और जिस मशीन के द्वारा रक्तदाब नापा जाता है, ब्लड प्रेशर, इस मशीन को हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। अब पहले तो पारे वाली इस्तेमाल की जाती थी, अब तो और भी बहुत क्या इलेक्ट्रॉनिक भी आ गई हैं अब। या एक वो पारे की जगह पर घड़ी वाली भी आ गई, उस पर घड़ी लगी रहती है, घड़ी पे सुई चलती रहती है, उस सुई से देख लेते हैं कितना हो गया है। अब तो कई तरह की मशीनें आ गई हैं, लेकिन पहले डॉक्टरों के पास वही मरकरी वाली हुआ करती थी। लेकिन रीडिंग सबकी उतनी ही होनी चाहिए, 120/80 ही, चाहे वो मरकरी पे नापे, चाहे हवा से नापे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक नापे, वो रीडिंग उतनी ही मानी जाती है मरकरी के हिसाब से ही। तो ये रक्तदाब के बारे में समझ में आया। जब आलिंद सिकुड़ता है तो निलय जो होता है वो आराम करता है, यानी शिथिल हो जाता है, यानी उसमें रक्त भरता है। और जब निलय सिकुड़ता है तो रक्त बाहर निकल जाता है और आलिंद शिथिल होता है उस समय। तो निलय से निर्भर है, तो निलय जब संकुचित होगा तो उसको कहेंगे प्राकुंचन दाब, और जब निलय शिथिल होगा तब उसको कहेंगे अनुशीतलन दाब। क्योंकि बाहर भेजने का काम कौन कर रहा है, रक्त को, निलय। रक्त को बाहर भेजने का काम कौन कर रहा है, निलय। तो निलय पर ही निर्भर करता है, निलय के हिसाब से ही ये रक्तदाब निर्धारित होता है। जब निलय संकुचित होता है तो वो प्राकुंचन दाब, जब निलय शिथिल पड़ता है तो अनुशीतलन दाब। आएगा समझ में। अब आते हैं रुधिर वाहिकाओं के बारे में। रुधिर वाहिकाएं, वाहिकाएं मतलब नलिकाएं। रुधिर वाहिकाएं, वाहिनियां, वाहिकाएं भी कहते हैं, रुधिर वाहिनियां भी कहते हैं इसको। ब्लड वेसल्स अंग्रेजी में कहते हैं,
ब्लड वेसल्स। ठीक, तो तुमको जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि मनुष्य के भीतर या जो अन्य उच्च श्रेणी के जंतु हैं, इनमें बंद परिसंचरण पाया जाता है, यानी रुधिर जो होता है वो नलिकाओं के भीतर प्रवाहित होता है। ये नलिकाएं जो होती हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो नलिकाएं होती हैं इनको कहते हैं धमनियां या धमनी। दूसरी कहलाती हैं शिराएं, शिरा। और तीसरी कहलाती है केशिकाएं। ध्यान देना शब्द पर, क्या शब्द है लिखा हमने ये? केशिकाएं। केशिकाएं, ना कि कोशिकाएं। तुम लोग बोलने में अक्सर हमने देखा कोशिकाएं बोलते हो। ठीक, कोशिकाएं और केशिकाएं में फर्क है। कोशिका तो वो है जो तुम्हारे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं, तुमने पढ़ा पिछले साल कोशिकाओं के बारे में। और केशिका, केशिका शब्द बनाया गया है केश। केश माने क्या होता है? केश माने क्या होता है? बाल। बाल कितना महीन होता है? बहुत महीन होता है। यानी ये ऐसी नलिकाएं हैं जो बाल जैसी या बाल से भी महीन होती हैं, इसलिए इनको केशिकाएं कहा जाता है। केश जैसी महीन नलिकाएं या केश से भी महीन नलिकाएं, इसलिए इनको केशिकाएं कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ये केशिकाएं शब्द है, कोशिकाएं नहीं है। धमनी को कहते हैं आर्टरी और शिरा को कहते हैं वेन और केशिकाओं को कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज तो आर्टरीज, ERY, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ये 3 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। अब इन तीनों में क्या क्या मतलब है, क्या क्या अंतर है? धमनी किसे कहते हैं? लिख चुके हो तुम अपनी कॉपी में। देखो, धमनियां जो होती हैं उन नलिकाओं को कहते हैं जो नलिकाएं रक्त को हृदय से बाहर ले जाती हैं, यानी जिन नलिकाओं के द्वारा रक्त जो है वो हृदय से बाहर जाता है, उन नलिकाओं को हम कहते हैं धमनियां। जो मुख्य परिभाषा है धमनी और शिरा के बारे में, जो मेन अंतर है वो यही है कि वे नलिकाएं जो या जिनके द्वारा रक्त हृदय से बाहर निकलता है, उन नलिकाओं को हम कहते हैं धमनियां। और जिन नलिकाओं के द्वारा रक्त हृदय में आता है, हृदय के अंदर आता है, जिन नलिकाओं के द्वारा, उन नलिकाओं को हम कहते हैं शिराएं। आई बात समझ में? तो वे नलिकाएं जो रक्त को हृदय से बाहर ले जाती हैं, उन्हें हम धमनियां कहते हैं या आर्टरीज कहते हैं। और शिराएं वे नलिकाएं जो रक्त को हृदय में वापस लाती हैं या हृदय के भीतर लाती हैं, उन नलिकाओं को हम कहते हैं शिराएं। तो हृदय से एक नली निकली, रक्त को लेकर के जा रही है, अंगों तक पहुंची, वो नली क्या कहलाएगी? धमनी कहलाएगी। ठीक, ऊतकों में फैल जाएगी वो महीन से महीन शाखाओं में, उन महीन शाखाओं को हम कहते हैं केशिकाएं। जो ऊतकों तक पहुंचने पर ये धमनियां की शाखाएं जो होती है वो पतली होती जाती हैं और ऊतकों में जाकर के जो फैलती हैं वो बहुत ही महीन जाल के रूप में फैलती हैं। तो पहले तो शाखाएं जो होती है वो फैलती हैं, जैसे ये कोई धमनी आ रही है, पहले 2 शाखाएं हुई, 2 से फिर 3 शाखाएं हुई और शाखाएं हुई, और होते होते बहुत सारी शाखाएं इसकी बन गई। इसकी कई सारी शाखाएं इस तरीके से बनती चली गई। पहले क्या था? एक धमनी थी, एक नली थी ये, अब उसकी इतनी सारी शाखाएं हो गई। ठीक, तो ये सब क्या कहलाएंगी? केशिकाएं। तो पहले तो ये बट रही है शाखाओं में, फिर क्या होगा? फिर ये जुड़ेंगी, फिर यहां से क्या होगा? ये जुड़ना शुरू होंगी, ऐसे ऐसे करके जुड़ती चली जाएंगी। और जुड़ करके क्या होगा? बाद में जाकर के ये फिर से एक मोटी नली फिर बना लेंगी। तो इतना हिस्सा जो है ये कहलाएगा केशिकाएं।
इनमें से आधा हिस्सा जो है वो धमनी की केशिकाएं हैं और आधा हिस्सा जो है वो शिराओं की केशिकाएं हैं। ठीक है, जब वो वापस जुड़ना शुरू हो जाती है, जुड़ करके फिर एक मोटी नली बन जाती है नीचे जाकर, तो ये कहलाती है शिरा और ये कहलाएगी धमनी। और ये बीच का हिस्सा जो होगा ये क्या कहलाएगा, जो जाल जैसा है महीन महीन, ये कहलाएंगी केशिकाएं। यानी धमनी और शिराओं को जोड़ने वाला काम कौन करती हैं? केशिकाएं। केशिकाएं धमनी और शिरा के बीच में संबंध स्थापित करती हैं। यहाँ पर कोई हृदय है, हृदय से रक्त निकल करके यहाँ आ रहा है, किसी अंग में पहुंचा, किसी अंग में फैल गया, और उस अंग से जब रक्त वापस आता है तो वापस इन्हीं पतली पतली नलिकाओं से होता हुआ, इन नलिकाओं से होता हुआ रक्त वापस शिरा में पहुंचता है और शिरा से होकर के फिर ये वापस हृदय में रक्त पहुंच जाता है। आई बात समझ में? तो धमनी हृदय से रक्त को बाहर लाती है और फिर अंगों तक पहुंचाती है, और अंगों से फिर वापस रक्त कौन लाता है? शिरा लाती है और वापस हृदय में पहुंचाती है। और धमनी और शिराओं की जो बीच का हिस्सा होता है, जो जोड़ होता है जहां पर, वहां पर बहुत महीन महीन नलिकाओं का जाल होता है। इस जाल को हम कहते हैं केशिकाएं। तो ये नलिकाएं 3 प्रकार की हो गई मुख्य रूप से, धमनी, शिरा और केशिकाएं। आई बात समझ में? जी सर। तो केशिकाएं मुख्य रूप से होना बहुत जरूरी है। रक्त पहुंच जाएगा लेकिन ऊतकों में केशिकाएं ही फैली रहती हैं। कोशिकाओं, हर कोशिका तक आसपास केशिकाएं फैली रहती हैं। तो कोशिकाओं को जो पोषक पदार्थ या किसी प्रकार के पदार्थ के लेन देन की जरूरत होती है, वो कहाँ होती है? केशिकाओं के द्वारा ही होती है। और फिर केशिकाओं में जो ब्लड इकट्ठा होता है फिर वो वापस होता हुआ शिरा से मिलकर के शिराओं के द्वारा होता हुआ वापस हृदय में आ जाता है, और हृदय से फिर फेफड़े में भेजा जाता है, फेफड़े से फिर वापस हृदय में आता है, हृदय से फिर अंगों को भेजा जाता है। यही क्रिया लगातार चलती रहती है। तो इन दोनों के बारे में समझ में आया? धमनी और शिराओं के परिभाषा क्या क्या होती है, क्या मतलब है धमनी का, क्या मतलब है शिरा का? जी सर। अच्छा, अब इनमें और क्या क्या विशेषताएं होती हैं धमनी और शिरा में, क्या क्या अंतर होते हैं दोनों में? देखो, धमनियां जो होती हैं वो रक्त को हृदय से बाहर ले जाती हैं, और रक्त जब हृदय से बाहर निकलता है तो अधिक दबाव के साथ निकलता है। ठीक है, एक ऐसे करके टेबल बना लो, इधर लिखते हैं धमनी और इधर लिखते हैं शिरा। तो पहला अंतर तो यही हो गया कि धमनी वो नलिकाएं हैं जो हृदय से बाहर ले जाती हैं रक्त को, और शिरा वे होती हैं जो हृदय को रक्त को हृदय में वापस लाती हैं। ठीक, पहला अंतर तो यही हो गया इनकी परिभाषा का। समझ आया? दूसरा अंतर क्या होगा? दूसरा अंतर ये होगा कि धमनियों की दीवारें जो होती हैं वो मोटी होती हैं, इनकी दीवारें मोटी होती हैं, और इनकी दीवारें पतली होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, बता सकते हो? बताओ, धमनियों की दीवारें मोटी क्यों होती हैं? क्योंकि धमनी में जो रक्त बहता है वो बहुत अधिक दबाव के साथ बहता है, प्रेशर ज्यादा होता है धमनी में। तो उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए, सहन करने के लिए ही धमनी की दीवारें जो होती हैं वो मोटी बनाई जाती हैं। लेकिन वही प्रेशर जब अंगों से वापस लौटती हुई शिरा में आता है तब तक वो प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो शिराओं के लिए इतनी अधिक मोटी दीवारें होना जरूरी नहीं है, क्योंकि शिराओं में जो ब्लड का दबाव होता है, रक्त का जो दबाव होता है वो बहुत कम होता है। इस वजह से शिराओं की दीवारें जो होती हैं वो पतली होती हैं और धमनियों की दीवारें जो होती हैं मोटी होती हैं। तीसरा अंतर क्या हुआ? धमनियां जो होती हैं वो सामान्य रूप से गहराई में स्थित होती हैं, मांसपेशियों के बीच में दबी रहती है। धमनियां गहराई में स्थित होती है। सब कॉपी में लिखा हुआ, हम यहां शॉर्ट में लिख रहे हैं।
धमनियां गहराई में होती हैं, यानी मांसपेशियों के बीच में दबी रहती हैं, अंगों के बीच में, ऊतकों के बीच में दबी रहती हैं। और शिराएं जो होती हैं वो सतह पर रहती हैं। कल मैं तुमको बता रहा, जैसे हाथों में हमारे सब नलिकाएं दिखाई देती हैं, नीली नीली नसें जिनको हम कहते हैं, ये क्या है? ये शिराएं हैं। ये सब देखो त्वचा के नीचे ही पाई जाती है, सब सतह पर दिखाई देंगे तुमको, सब जगह पूरे शरीर में तुम देख सकते हो अपने, तुमको बाहर से नजर आएंगे, कई जगहों पर दिखेंगी ना, दिखती है ना। लेकिन धमनियां नहीं दिखती है तुमको कहीं, धमनियां थोड़ा अंदर गहराई में होती हैं, वो मांस के अंदर दबी रहती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसका भी कारण वही है कि जब धमनियां दबाव में रहेंगी, कि मांसपेशियों से दबी रहेंगी, तो रक्त के दबाव को थोड़ा सहन करने के लिए उनको एडिशनल सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा अतिरिक्त मदद मिल जाएगी बाहर से, थोड़ा सहारा ज्यादा और मिल जाएगा उसको। कुछ तो दीवार मोटी है उसकी, और कुछ वो गहराई में अगल बगल से उसको सब सहारा मिल जाएगा, तो फटेगी नहीं जल्दी, तो ब्लड प्रेशर की वजह से वो फटने नहीं पाएगी। तो इस वजह से धमनियां जो होती हैं गहराई में स्थित होती हैं, क्योंकि शिराओं में ज्यादा दबाव होता नहीं है, तो इसलिए शिराएं सतह पर होती है, उनको ज्यादा गहराई में घुसाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। चौथी बात, धमनियों के बीच जो खाली जगह होती है, जैसे धमनियां अगर हम काट के देखें, जैसे ये धमनी है, तो इसको अगर हम ऐसे काटें, ऐसे काट दें तो देखें तो क्या दिखेगा? ऐसे करके दिखेगी। तो ये जो भीतरी जो छेद होगा जिसमें रक्त बह रहा होगा, ये कम होगा, यानी जो रक्त बहने वाली जगह होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि दीवार मोटी होती है, ये दीवार की मोटाई ज्यादा है, ये मोटाई जो है ये दीवार की यहां पर ज्यादा है। ठीक है, आई बात समझ में? फिर से बनाते हैं। देखो ये धमनी है और ये उसके भीतर का छेद है, ये क्या है? सब उसकी दीवार है, ये धमनी की मोटाई है। ठीक, और ये जो खाली जगह, यहां पर रक्त बहता है, इस खाली जगह में रक्त बहता है, तो धमनी के भीतर जो रक्त बहने वाली जगह होती है वो कम होती है। शिराओं में क्या होता है? शिराओं की दीवारें जो होती हैं वो पतली होती हैं, और इसलिए इनके भीतर जो रक्त बहने वाली जगह होती है वो ज्यादा होती है। देखो उसकी दीवार पतली है, इसकी दीवार पतली है, तो ये जगह ज्यादा है इसके अंदर ये जगह कम है, यहां पर ये जगह ज्यादा है। ये वाली जगह जो है यहां पर ज्यादा है, ये वाली जगह यहां पर कम है कि नहीं? तो जब दीवार मोटी होगी तो उसके भीतर की जो गुहा होगी, गुहा मतलब खाली स्थान, वो खाली स्थान जो होगा वो कम होगा। तो धमनियों में जो धमनियों की जो गुहा होती है वो सकरी होती है, सकरी मतलब कम होती है, और शिराओं की जो गुहा होती है वो चौड़ी होती है, उसमें जगह ज्यादा होती है। आई बात समझ में? यस सर। चौथा अंतर हुआ, धमनियों की गुहा सकरी होती है, और यहाँ पर गुहा चौड़ी होती है। हम शॉर्ट में लिखना है, लेकिन तुम्हें पूरी बात लिखनी है। उसकी जो खाली जगह होती है, जो गुहा होती है, वो चौड़ी होती है। पांचवा अंतर क्या है? एक और बहुत बड़ा अंतर है कि धमनियों के द्वारा जो रक्त क्या होता है वो शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक, तो जो धमनियों के द्वारा जो रक्त पहुंचाया जाता है वो रक्त कैसा होता है? ऑक्सीजन युक्त होता है। वो रक्त कैसा होता है? ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी ऑक्सीजन वाला रुधिर होता है। तो अब जो रुधिर ऑक्सीजन लिए हुए होता है, उस रुधिर का रंग जो होता है वो गहरा लाल या चटकीला लाल होता है, थोड़ा चमक लिए हुए होता है। तो इस धमनियों में जो रक्त बहता है वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, लेकिन एक धमनी है उसको छोड़कर। वो धमनी कौन सी है? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त, फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त
सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर, सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर या शुद्ध रुधिर भी कहा जाता है इसी को। ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो होता है उसको हम शॉर्ट में शुद्ध रुधिर भी कहते हैं। ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, ठीक। और शिराओं में, फुफ्फुस शिरा के अलावा सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजन रहित रुधिर बहता है, ठीक। अब यहां पर लिख लेना नंबर 5। 1 2 3 4 5, ठीक। यहां पर फुफ्फुस शिरा छोड़ दी जाएगी, फुफ्फुस शिरा के अतिरिक्त। अब ऐसा क्यों होता है? फुफ्फुस शिरा से क्या दुश्मनी है? फुफ्फुस शिरा के अतिरिक्त सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है। तो ये फुफ्फुस शिरा के साथ ऐसी दुश्मनी क्यों की गई? इसको अलग क्यों किया गया भाई? ये बता सकते हो कोई? अगर दिमाग लगाओ तो बता सकते हो, भी पढ़ चुके हो ये सारी चीजें। बताओ ऐसा क्यों? सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, केवल फुफ्फुस धमनी में ऑक्सीजन रहित रुधिर बहता है यानी अशुद्ध रुधिर बहता है। दूसरी भाषा में यूं भी कह सकते हैं कि सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त यानी फुफ्फुस धमनी में जो है वो अशुद्ध रुधिर बहता है। ऐसा क्यों? बताओ। देखो अभी तुमने धमनी की परिभाषा क्या बताई थी पहले नंबर पे? जो धमनी, वो जो नलिका हृदय से बाहर ले जाती है रक्त को, उसको हम धमनी कहते हैं, ठीक। और तुमको हमने बताया था कि हृदय से अंग जो होता है वो दो तरीके से बाहर जाता है, एक इधर से और एक इधर से होकर के बाहर जाता है। जो इधर दाएं निलय से जाता है रक्त वो बाहर निकलता है, और ये कहां जाता है? फेफड़ों में। तो जिस नलिका के द्वारा ये बाहर निकल रहा है और फेफड़ों में जा रहा है, तो फेफड़ों में क्यों जा रहा है? फेफड़ों में क्यों जा रहा है? क्योंकि हानिकारक रक्त है। ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तभी तो फेफड़ों में भेजा जा रहा है। और ये नली क्या काम कर रही है? हृदय से बाहर ले जा रही है, तो ये धमनी कहलाएगी, होगा ना? जिस नलिका के द्वारा रक्त फेफड़ों में भेजा जाएगा तो हृदय से बाहर निकलेगा रक्त, तभी तो फेफड़ों में जाएगा। तो जिस नली के द्वारा रक्त हृदय से बाहर निकलता है उस नली को हम कहते हैं धमनी। धमनी की परिभाषा तो यही बताई थी। यस सर। धमनी की परिभाषा यही बताई थी ना कि जिस नलिका के द्वारा रक्त हृदय से बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं धमनी। यहां पर भी बाहर निकल रहा है, यहां पर भी बाहर निकल रहा है, लेकिन ये रक्त सभी अंगों में न जाकर के कहां जा रहा है? फेफड़े में जा रहा है। तो इसीलिए इस धमनी का नाम रखा गया फुफ्फुस धमनी। यस सर। क्योंकि ये भी रक्त को बाहर ले जा रही है हृदय के, इसलिए ये भी धमनी है। कहां ले जा रही है? फुफ्फुस में यानी फेफड़े में, इसलिए इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। और फेफड़े में क्यों जा रहा है? ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए। तो इसका मतलब इसमें जो रक्त है वो कौन सा है? ऑक्सीजन रहित है। और निलय के इधर वाले हिस्से से जो रक्त बाहर निकल रहा है वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है, वो भी हृदय से बाहर जा रहा है, तो वो जिन नलिकाओं से जा रहा है वो भी धमनियां कहलाएंगी। तो ये बाकी सब धमनियां ये कैसी कहलाएंगी? इनमें सब में शुद्ध रुधिर होगा, ऑक्सीजन युक्त रुधिर होगा। तो यही कारण है कि फुफ्फुस धमनी के अलावा जितनी भी अन्य धमनियां होती हैं उन सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। केवल फुफ्फुस धमनी ही ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक इसका उल्टा जब हृदय फेफड़ों से वापस आएगा तो जो नलिकाएं रक्त को हृदय में वापस लाती है उसको कहते हैं शिरा। तो ये कौन सी शिरा कहलाएगी? फुफ्फुस शिरा। फेफड़ों से आ रही है तो ये कहलाएगी फुफ्फुस शिरा, और ये रक्त को हृदय में वापस ला रही है तो इसलिए शिरा कहलाएगी। और फेफड़ों से जो रक्त आ रहा है वो कैसा है? ऑक्सीजन युक्त रक्त है। तो फेफड़ों से जो रक्त आ रहा है वो ऑक्सीजन युक्त है, तो इसीलिए फुफ्फुस शिरा में कौन सा रक्त होगा? ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा।
बाकी जो अन्य शिराएं हैं जो इधर रक्त ला रही है गंदा वाला, ऑक्सीजन रहित वाला, वो सामान्य शिराएं हैं। तो सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, केवल फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर होता है। आ गई बात समझ में? यस सर। अच्छा, तो अब इतने अंतर समझ में आए। अभी एक बड़ा मुख्य अंतर और बाकी है। देखो, रंग तो है ही है, क्योंकि वो उसमें धमनियों का रंग जो होता है गहरा लाल होता है, शिराओं का रंग जो है वो हल्का हरा या नीला होता है। वो रुधिर की वजह से, ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो होता है वो जब पीले लाल रंग का होता है, इस वजह से धमनियां लाल दिखती हैं। ठीक, चलो एक ये भी अंतर लिख सकते हो। एक जो सबसे मुख्य अंतर यह है वो है कि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते। धमनियों में कपाट नहीं होते हैं और शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। कपाट क्यों होते हैं शिराओं में? देखो, धमनियों में जो रक्त बहता है उसमें प्रेशर वैसे ही ज्यादा होता है, तो उसको रक्त को पहुंचाने के लिए किसी कपाट की जरूरत नहीं, वो प्रेशर से रक्त सब जगह अपने आप पहुंच जाता है। लेकिन जब, क्योंकि हृदय ऊपर की तरफ स्थित होता है, अधिकतर रक्त नीचे के हिस्से से आता है, तो इस वजह से क्या होता है कि जब शिराओं से जो रक्त वापस आ रहा है, शिराओं से जो रक्त वापस आ रहा है वो ऊपर कैसे चढ़ेगा बताओ? उसमें उतना दबाव होता नहीं। ऊपर से नीचे तो प्रेशर में चला जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर कैसे आए? अब नीचे तो कोई हृदय है नहीं, कोई पंप लगाया नहीं गया जो ऊपर फेंक दे ऊपर उसको, है ना? कैसे करती है? ये बात समझ में आती है? या यहाँ हाथ की कोशिका में यहाँ पर कोई ब्लड आया तो यहाँ से वापस कैसे जाएगा? यहाँ पर कौन सा पंप लगा उसको ऊपर चढ़ाने के लिए? कोई पंप तो है नहीं ऐसा। और हमने तुमको बताया कि जैसे ये धमनी है, धमनी ही नीचे जाकर के क्या हुआ, केशिकाओं में बट गई, जाल बना, फिर ये कोशिकाएं सारी मिल करके फिर ये शिराएं बन गई। ऐसे ही तो होता है, ऐसे करके ये शिराएं बन गई। तो धमनियों में प्रेशर से आ रहा है रक्त, तो इसके लिए कपाट बनाने जरूरी नहीं है। तो शिराओं में कपाट क्यों बनाए जाते हैं और कपाट कैसे होते हैं? देखो, इसको थोड़ा चौड़ा करके बनाएं। ये ऐसे कपाट होते हैं बीच बीच में, ऐसे करके। जैसे रक्त होगा वो यहाँ से रक्त जो होगा दबाव हल्का सा पड़ेगा और रक्त आकर के यहाँ भर जाएगा थोड़ा बहुत, फिर हृदय दर्द झटका देगा एक बार, फिर 10 दिन रक्त आएगा तो थोड़ा और भर जाएगा इसमें। तो एक चैम्बर ये बन गया। तो जब धीरे करके ये पूरा भर जाएगा तो जब अगला प्रेशर जब आएगा तो धीरे धीरे करके फिर ये वाला कपाट खुलेगा और रक्त यहाँ भरेगा तो रक्त यहाँ आ जाएगा। ठीक, फिर धीरे करके ये भरेगा तो फिर इसके ऊपर वाले हिस्से में एक और कपाट लगा होगा तो रक्त, यानी रक्त जो होगा वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चढ़ता है। जितना ऊपर चढ़ा दिया जाता है उसको वापस नीचे आने से रोकने के लिए कपाट पाए जाते हैं। आई बात को समझ में? यस सर। देखो, अब जैसे ऊंची लंबी नली बनाए, ये नली है जैसे, और इसमें जगह जगह पर ये कपाट है, ऐसे करके कपाट ये बने हुए हैं। तो कपाट बन जाने की वजह से ये शिराएं जो होती हैं वो छोटे छोटे चैम्बर बन जाते हैं, छोटे छोटे कोष्ठ बन जाए। एक कोष्ठ ये हो गया, एक कोष्ठ ये हो गया, एक कोष्ठ ये हो गया, एक कोष्ठ ये हो गया। हिस्सों में ब्लड ऊपर चढ़ता है। तो एक बार प्रेशर पड़ा, जैसे इधर से रक्त आया तो उसका दबाव यहाँ तक आते आते कम रह जाता है, लेकिन एकदम खत्म नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो उस दबाव की वजह से रक्त जो होगा वो यहाँ से प्रेशर दे करके इसमें भर जाएगा, यहाँ भर जाएगा। तो जो रक्त एक बार ऊपर चढ़ गया फिर वो वापस नीचे नहीं आएगा, तो ये कपाट जो होंगे वो उसको वापस नीचे नहीं आने देंगे। फिर यहाँ से और रक्त जाएगा और रक्त जाएगा, क्योंकि ये पूरा भर चुका होगा तो क्या होगा, रक्त फिर यहाँ दबाव डालेगा, फिर इसमें भरना शुरू हो जाएगा, होगा ना, ऊपर यहाँ भरना शुरू हो जाएगा ये सब रक्त। तो अब ये चैम्बर भरने लगेगा, जब ये चैम्बर भर जाएगा तो रक्त और ऊपर चढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो रक्त ऊपर चढ़ जाएगा एक बार वो नीचे वापस नहीं आएगा। और नहीं, अगर ऐसा ना हो पाए तो क्या होगा, एक बार झटके में रक्त ऊपर चढ़ेगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा, उसमें उतना प्रेशर ही नहीं होगा कि और ऊपर जा पाए।
तो इस वजह से धमनियों में कपाट नहीं होते हैं, लेकिन शिराओं में जो होते हैं वो कपाट जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कपाट पाए जाते हैं, जो रक्त के प्रवाह को लगातार बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से रक्त धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, शिफ्टों में ऊपर चढ़ता है। और जो रक्त एक बार ऊपर चढ़ जाता है वो वापस नीचे नहीं आ पाता है। तो इसी कारण से शिराओं की दीवारों के भीतर जो होते हैं वो कपाट पाए जाते हैं और धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। तो ये कुछ अंतर थे धमनी और शिराओं के बीच में। समझ में आए? सर कपाट वाली बात समझ में आई? यस ये सर। कपाट क्यों पाए जाते हैं कि कपाट की वजह से रक्त जो होता है वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चढ़ता है। जो ऊपर चढ़, जैसे यहां तक चढ़ गया मान लो, तो एक बार फिर नीचे उतर जाएगा वो, अगर ये कपाट नहीं होंगे तो कपाट जो होते हैं रक्त को वापस नीचे आने से रोकते हैं। तो एक ही तरफ खुलते हैं, कपाट का मतलब ये है कि वो एक ही तरफ खुलेंगे, दोनों तरफ तो खुलेंगे नहीं, तभी तो उनको कपाट कहते हैं। तो इस वजह से वो रक्त जो होगा वो धीरे धीरे करके शिफ्टों में ऊपर चढ़ेगा और हृदय तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए शिराओं में कपाट पाए जाते हैं और धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। तो ये अंतर होते हैं धमनी और शिरा में। समझ में आ गया ठीक से सबको? जी सर। अब ध्यान से इसको अपने पढ़ना, नोट्स से इसको, और हम कल पूछेंगे क्या क्या अंतर होते हैं, सबको को याद करके आना। ठीक है? यस सर। चलो फिर अब आज इतना ही, अब आगे का हिस्सा कल पढ़ाएंगे।